This is a breaking report on the recent data. Everything must go in our flash sale. She shared the shocking truth about the अगर पिछले पार्ट्स ने आपको सोसाइटी के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो ये फाइनल चैप्टर सिमुलेशन को हमारे शरीर और हमारी पहचान के बिल्कुल कोर तक ले जाएगा। बोद्रीलाट का ये कोट, सोचिए आज के टाइम में ये कितना ज्यादा रेलेवेंट लगता है, राइट? हम दिन भर इन्फॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, न्यूज़ फीड्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, लेकिन दिन के आखिर में क्या हमें सच में कुछ मीनिंगफुल मिलता है? इसी पैराडॉक्स से हम सिमुलेशन के फाइनल स्टेजेस को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो इस फाइनल एक्सप्लेनर में हम 4 स्टेजेस से गुजरेंगे। ये एक जर्नी होगी, शहरों की उन गलियों से जहां मतलब खो गया है, वहां से मीडिया के शोर में, फिर एडवर्टाइजिंग की चमक के पार, और आखिर में बिल्कुल हमारे कोर तक, हमारे डीएनए तक। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है हाइपररियल स्पेसेस। ये ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम जानते हैं कि वो किस लिए हैं, लेकिन बॉड्रीलॉर्ड कहते हैं उनका असली मतलब, उनका ओरिजिनल फंक्शन वो कब का खो चुकी हैं। बॉड्रीयार्ड इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर फंक्शनलाइजेशन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, बट आइडिया सिंपल है। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ का फंक्शन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, इतना स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि वो अपने असली मकसद से ही कट जाती है। सोचो, एक नया ऑफिस स्पेस है जिसे कोलैबोरेशन के लिए इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है कि लोग वहाँ आके अजीब सा फील करते हैं। तो वो ऑफिस एक रियल वर्क स्पेस ना होकर एक मॉडल या सिमुलेशन बन जाता है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 1968 के पेरिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स। देखिए, ये प्रोटेस्ट सोरबोन जैसी पुरानी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में शुरू नहीं हुए, बल्कि नैंतेर में हुए। सोरबोन एक क्वालिटेटिव स्पेस था जिसका अपना एक कल्चर था, एक हिस्ट्री थी, पर नैंतेर वो एक नया हाइपर फंक्शनल मॉडल था, बिल्कुल मॉडर्न, एफिशिएंट, लेकिन शहर से अलग थलग। वहाँ पर नॉलेज का जो असली कॉन्टेक्स्ट था वो खो चुका था। और बॉड्रीयार्ड कहते हैं कि इसी खालीपन से, इसी लॉस ऑफ फंक्शन से एक बिल्कुल नए तरह का गुस्सा पैदा हुआ। तो ठीक है, हमारे फिजिकल स्पेसेस अपना मीनिंग खो रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल स्पेसेस का क्या? अब यहाँ पर मीडिया और इन्फॉर्मेशन का रोल आता है, जो इस पूरे कोलैप्स को, इस इम्प्लोजन को और भी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशन को लेकर बॉड्रीयार्ड 3 पॉसिबिलिटीज रखते हैं। पहली, वो जो हम सब मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन से मीनिंग बनता है, चलो ठीक है। दूसरी, थोड़ी अजीब, कि इन्फॉर्मेशन का मीनिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन तीसरी, जो सबसे शॉकिंग है और बॉड्रीयार्ड के लिए बिल्कुल सच है, वो ये है कि इन्फॉर्मेशन मीनिंग पैदा नहीं करती, बल्कि उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन वो अपने ही कंटेंट को खा जाती है। हमें लगता है कम्युनिकेशन हो रहा है, पर हम बस कम्युनिकेशन की एक्टिंग कर रहे होते हैं। सोचो, सोशल मीडिया पर लाइक या शेयर कर देना, हमें लगता है हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, पर बॉड्रीलार्ड कहते हैं कि ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, असली कनेक्शन का एक खोखला एको। हम सब ने मार्शल मकलूहन की फेमस लाइन द मीडियम इज द मैसेज तो सुनी ही है। बॉड्रीयार्ड कहते हैं कि अब हम इससे भी एक कदम आगे आ चुके हैं। अब सिर्फ मैसेज ही मीडियम में घुल नहीं गया, बल्कि मीडियम खुद रियल के साथ कोलैप्स हो गया है। दोनों मिलकर एक ऐसी हाइपर रियल धुंध बना चुके हैं जहां कुछ भी अलग से पहचाना नहीं जा सकता। तो अगर इन्फॉर्मेशन मीनिंग को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इसका सबसे पावरफुल वेपन क्या है? एडवर्टाइजिंग। बॉड्रीयार्ड के लिए एडवर्टाइजिंग सिमुलेशन का ग्राउंड जीरो है, वो जगह जहां मीनिंग पूरी तरह कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इसको समझने के लिए पुराने प्रोपेगेंडा से कंपेयर करते हैं। प्रोपेगेंडा क्या करता था? वो आइडियाज़ बेचता था, आइडियोलॉजीज बेचता था, उसका एक क्लियर मैसेज होता था। लेकिन आज की एडवर्टाइजिंग, ये सिर्फ एक सुपरफिशियल फॉर्म बेचती है, एक सिंप्लीफाइड ऑपरेशनल मोड। इसकी कोई गहराई नहीं है, ये आती है और अगले ही पल हम इसे भूल जाते हैं। और यही वजह है कि बॉड्रीयार्ड एडवर्टाइजिंग को डिग्री जीरो ऑफ मीनिंग कहते हैं। मतलब ये ऐसी भाषा है जिसमें कोई गहराई है ही नहीं, बस सतह है, सरफेस है। और ये इतनी सिंपल और इतनी पावरफुल है कि ये हर दूसरी तरह की कम्युनिकेशन पर, चाहे वो आर्ट हो, पॉलिटिक्स हो या आम बातचीत हो, हावी हो जाती है, उन सबको बेमतलब बना देती है। बॉड्रीलार्ड इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं लास वेगस का, एक शहर जो डेजर्ट के बीच से निकलता है और पूरी तरह से एडवर्टाइजिंग की रोशनी में जीता है। वहाँ पर एडवर्टाइजिंग सिर्फ दीवारों को सजाती नहीं है, बल्कि वो दीवारों, सड़कों, आर्किटेक्चर सब कुछ को मिटा देती है। पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक सरफेस, एक चमक। और सबसे अजीब बात यह है कि आज बेची जाने वाली चीज को दिखाया नहीं जाता, उसे छुपाया जाता है।
उसे दफना दिया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे इन्फॉर्मेशन को आर्काइव्स में या मिसाइल्स को ज़मीन के नीचे साइलॉज में रखा जाता है। पेरिस का फेमस शॉपिंग सेंटर द फोरम दे हेल्स इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बॉद्रियार्ड कहते हैं कि वो जगह एक दुकान नहीं बल्कि चीज़ों का सार्कोफेगस है, एक खूबसूरत शानदार ताबूत। तो हमने देखा कि कैसे शहर, मीडिया और एडवर्टाइजिंग हाइपर रियल बन गए, लेकिन अब हम सिमुलेशन के बिल्कुल आखिरी फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं। यहाँ सिमुलेशन हमारी स्किन के अंदर दाखिल हो जाता है। अब बात होगी क्लोन की। यहाँ सिमुलेशन हमारे शरीर, हमारी बायोलॉजी को ही ओवरराइड कर देता है। देखिए, हमेशा से डबल या हमशक्ल का कॉन्सेप्ट रहा है। ये एक फैंटेसी थी, एक कल्पना, जो हमें हमारी दूसरी साइड, हमारी ऑल्टरिटी और शायद मौत की भी याद दिलाता था। लेकिन क्लोन इस फैंटेसी को हकीकत बना देता है। वो जेनेटिक कोड से बनी एक मटीरियल रियलिटी है। वो अदर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि सेम की अनंत काल तक इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। और क्लोनिंग का असर सिर्फ एक कॉपी बनाने से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। जरा सोचिए, ये मदर और फादर के कॉन्सेप्ट को ही मिटा देता है। अगर आपको आपके जेनेटिक कोड से बनाया जा सकता है, तो पैदा होने का, एक परिवार का हिस्सा होने का क्या मतलब रह जाता है? ये उस मिरर स्टेज को ही खत्म कर देता है जहां एक बच्चा आईने में देखकर खुद की पहचान बनाता है। और आखिर में बॉड्रिलार्ड कहते हैं, ये बॉडी के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देता है। इस दुनिया में हमारा जेनेटिक कोड, हमारा डीएनए, हमारे शरीर का आखिरी प्रोस्थेसिस बन जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सेक्सुअलिटी और मौत के बिना शरीर को अनंत तक बढ़ा सकती है। शरीर खुद अपनी ही प्रोस्थेसिस की एक अनंत सीरीज बनकर रह जाता है, जिसे उसके कोड से कभी भी कितनी भी बार रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये है बॉड्रिलार्ड की सिमुलेशन की आखिरी स्टेज। एक शहर जिसका कोई फंक्शन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन जिसका कोई मतलब नहीं, और आखिर में एक शरीर जिसकी कोई आत्मा नहीं, जिसे बस उसके कोड से अनंत बार रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। बॉड्रिलार्ड हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि हम खुद सिमुलेशन बन चुके हैं। चलिए जॉन बॉड्रिलार्ड की सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम रियलिटी से जुड़े 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे: क्लोन्स, होलोग्राम्स और कार क्रैशेस। तो क्लोन्स, हॉलोग्राम्स, कार क्रैशेस सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं ना, पर बॉड्रिलार्ड के यूनिवर्स में इनके बीच एक गहरा कनेक्शन है। आज हम देखेंगे कि ये कैसे सिमुलेशन के बढ़ते हुए स्टेजेस को दिखाते हैं और हमारी दुनिया पर इसका क्या असर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से। हम बात करेंगे क्लोनिंग की, जहां इंसानी जिस्म सिर्फ एक फॉर्मूला बनकर रह जाता है। बॉड्रिलार्ड के लिए क्लोनिंग ये बॉडी की हिस्ट्री का समझ लीजिए फाइनल स्टेज है। एक ऐसा पॉइंट जहां कोई भी इंसान यूनिक नहीं रहता, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन का एक सेट बन जाता है जिसे बार बार रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, पहले क्या होता था, एक ओरिजिनल चीज होती थी और उसकी कॉपी बनती थी। लेकिन यहां गेम ही पलट गया है। चीजें बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उनकी अनंत कॉपीज बन सकें। ओरिजिनल वो तो है ही नहीं। मॉडल अब रियलिटी से पहले आता है। सोचिए, पहले टेक्नोलॉजी हमारे शरीर के बाहर होती थी, राइट? जैसे एक मैकेनिकल हाथ या पैर। पर अब ये सॉफ्ट टेक्नोलॉजी बनकर हमारे अंदर आ चुकी है। हमारा जो जेनेटिक कोड है ना, वही अब आखिरी अल्टीमेट इंटरनल प्रोस्थेसिस बन गया है। और यहीं पर बॉड्रिलार्ड का सबसे शॉकिंग पॉइंट आता है। वो इसकी तुलना सीधे कैंसर से करते हैं। जैसे एक ही सेल बिना रुके, बिना कंट्रोल के फैलता जाता है, वैसे ही इस हाइपर रियल दुनिया में इंसान अपने बेस फॉर्मूला का बस एक सीरियल एक्सटेंशन बनकर रह गया है। बस एक कॉपी की कॉपी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लोनिंग ने लाइफ को एक एब्स्ट्रैक्ट कोड बना दिया, तो उस कोड से जब आप एक परफेक्ट फ्लॉलेस कॉपी बनाते हैं तो क्या होता है? यही हमें सिमुलेशन के अगले स्टेज पर ले जाता है, होलोग्राम। एक ऐसी कॉपी जो इतनी परफेक्ट है कि वो रियल के आइडिया को ही मिटा देती है। होलोग्राम ये इंसान का वो सदियों पुराना सपना है ना, कि रियलिटी को बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा कैद कर लिया जाए। लेकिन इस परफेक्शन की कीमत बहुत बड़ी है। इसको पाते ही कुछ बहुत जरूरी खो जाता है। ओके, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सिडक्शन वर्सेस फैसिनेशन। देखिए, सिडक्शन चलता है मिस्ट्री पर, रहस्य पर, जबकि फैसिनेशन आता है टोटल ट्रांसपेरेंसी से, जब सब कुछ सामने हो। हॉलोग्राम फैसिनेशन को चुनता है और ऐसा करके वो हर तरह के इल्यूजन को पूरी तरह खत्म कर देता है।
और बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि यही असली प्रॉब्लम है। जब कोई कॉपी इतनी परफेक्ट हो, इतनी एग्जैक्ट हो, तो वो रियल नहीं रहती, वो बन जाती है हाइपर रियल, यानी रियल से भी ज़्यादा रियल, और इसीलिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल, जिसमें कोई जान, कोई चार्म नहीं है। चलिए अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। जी बैलार्ड के नॉवल क्रैश के अपने एनालिसिस में बॉड्रिलार्ड हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सिमुलेशन अब एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि हद से ज़्यादा वायलेंट और फिजिकल बन जाता है। हम आमतौर पर टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं? एक टूल है ना, जो हमारी एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। लेकिन क्रैश की दुनिया में टेक्नोलॉजी एक टूल नहीं बल्कि एक वायलेंट फोर्स है, जो शरीर को तोड़ती है, उसे फंडामेंटली रीडिफाइन कर देती है। ये अब बॉडी का एक्सटेंशन नहीं बल्कि मौत का एक्सटेंशन है। कार क्रैश में टेक्नोलॉजी, सेक्स और डेथ, ये तीनों चीज़ें एक हो जाती हैं। इंसान के जिस्म पर लगे घाव और कार का तोड़ा मोड़ा मेटल, इनको अब अलग करना नामुमकिन है। तो अब देखिए, यहाँ बॉडी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। सेक्सुअलिटी अब सिर्फ नेचुरल ऑरिफिसेस तक लिमिटेड नहीं है। हर घाव, हर निशान एक सिंबॉलिक जरिया बन जाता है एक नई तरह की सेक्सुअलिटी के लिए, एक आर्टिफिशियल स्पेस। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां साइकोलॉजी या डिजायर जैसी चीजों की कोई जगह नहीं। एक्सीडेंट अब कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि वही अब नया नियम है। यहां फटा हुआ मांस और कार के टूटे फूटे पार्ट्स एक नई अजीब भाषा बन जाते हैं। तो इस पूरी जर्नी से हम क्या सीखते हैं? जेनेटिक कोड से शुरू होकर कार क्रैश तक, इसका आखिरी मतलब क्या है? तो हमने एक क्लियर प्रोग्रेशन देखा है ना। पहले लाइफ सिर्फ एक फॉर्मूला, एक एब्स्ट्रैक्ट कोड बन जाती है, फिर उसकी परफेक्ट इमेज, उसका होलोग्राम रियलिटी के सारे जादू को ही मिटा देता है, और आखिर में ये सिमुलेशन इंसानी जिस्म और मशीन का एक ब्रूटल फिजिकल फ्यूजन बन जाता है। बॉड्रिलार्ड के लिए ये जरूरी नहीं कि ये सब कुछ आखिर में निराशा पर ही खत्म हो जाए। उनका कहना है कि जब पुराने मायने, पुराने मीनिंग्स खत्म हो जाते हैं तो पीछे बस एक चीज रह जाती है, इस नई हाइपर रियल दुनिया के लिए एक अजीब सा खींचने वाला फैसिनेशन। ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये बस हमारी नई रियलिटी है। और आज हम बेसिकली 2 पैरेलल स्टोरीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सुनने में अलग हैं, बट यू विल सी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही कहानियां हैं कोलैप्स की। एक तरफ हमारे फिक्शंस का यूनिवर्स कैसे सिकुड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक और यूनिवर्स जो हमारे इतना पास है, वो कैसे खत्म हो रहा है। सो बॉड्रिलार्ड हमें सीधे एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल से हिट करते हैं। सवाल ये है, क्या साइंस फिक्शन मर चुका है? आई मीन रियली, इज इट डेड? और अगर हाँ, तो इसका हमारे लिए, हमारी रियलिटी के लिए क्या मतलब है? ओके, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। बॉड्रिलार्ड यहाँ पे बुक सेल्स या मूवी कलेक्शंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। उनका पॉइंट इससे कहीं ज़्यादा गहरा और शॉकिंग है। वो एसेंशियली कह रहे हैं कि हमारी जो रियलिटी है ना, वो खुद इतनी अजीब, इतनी बिजार हो चुकी है कि उसने साइंस फिक्शन के आइडिया को ही एब्जॉर्ब कर लिया है। इट्स लाइक रियलिटी आउटपेस्ड फिक्शन। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, राइट? वेल, इसको समझने के लिए बॉड्रिलार्ड हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं जिससे वो 3 ऑर्डर्स ऑफ सिम्युलैक्रा कहते हैं। बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं जो हमें दिखाती हैं कि कैसे असली और ख्याली के बीच की जो लाइन थी ना, वो टाइम के साथ पूरी तरह से ब्लर हो गई। चलो इस टेबल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ इमेजिनरी का आइडिया था यूटोपिया। सोचो, एक परफेक्ट दुनिया हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग, दूर। तो रियल और इमेजिनरी के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम था। फिर आया सेकेंड ऑर्डर, यानी साइंस फिक्शन का टाइम। अब ये कोई अलग दुनिया नहीं थी, ये हमारी ही इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का एक एक्सटेंशन था। बस फास्टर स्पेसशिप्स, बिगर मशीन्स, तो डिस्टेंस कम हो गया। और अब हम हैं थर्ड ऑर्डर में, सिम्युलेशन के युग में। यहाँ मॉडल और रियलिटी के बीच का डिस्टेंस खत्म हो चुका है, इट्स गॉन। सो जस्ट टू बी क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? रियल और इमेजिनरी, ये 2 अलग अलग पोल्स थे, एकदम क्लियर कट। यूटोपिया एक दूर का सपना था, एक फैंटेसी आइलैंड जैसा, जिसका हमारी डे टू डे मेसी रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। द सेपरेशन वॉज एब्सोल्यूट। लेकिन फिर आया सेकेंड ऑर्डर, और ये गैप, ये दूरी कम होने लगी। साइंस फिक्शन, सोचो, वो कोई कंप्लीटली एलियन वर्ल्ड नहीं था, वो तो हमारी ही दुनिया का एक आईना था, एक प्रोजेक्शन। बस हमारी ही इंडस्ट्रियल एम्बिशंस को फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहा था। तो वो हमसे अलग नहीं था, बस थोड़ा आगे था, इन टाइम।
और यहाँ से हम आते हैं थर्ड ऑर्डर पे, जहाँ वेल आके पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। द गैप इज गॉन, इट्स कोलैप्स्ड। और यहाँ पे ट्विस्ट ये है, अब मॉडल रियलिटी को कॉपी नहीं कर रहा, अब मॉडल ही रियलिटी को जेनरेट कर रहा है। समझ रहे हो? अब कोई आईना नहीं है, कोई प्रोजेक्शन नहीं, द रियल हैज बिकम अ प्रोडक्ट ऑफ द मॉडल। तो ये हाइपर रियल दुनिया, ये थर्ड ऑर्डर, आखिर दिखता कैसा है, फील कैसा होता है? ऐसी दुनिया जहां फिक्शन रियलिटी से ज्यादा रियल हो जाए। चलो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉर्डरलार्ड इसके लिए कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला, फिलिप के डिक जैसे राइटर्स, वो कहते हैं कि ये लोग अब नई दुनियाएं इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये फ्यूचर से आकर हमारे पास्ट को रीहैलुसिनेट कर रहे हैं। इट्स अ क्रेजी आइडिया। फिर देखो जे.जी. बैलेट की नॉवेल क्रैश, उसमें कुछ भी इन्वेंटेड नहीं है, वो बस हमारी ही टेक्नोलॉजी, सेक्स और डेथ के मॉडल्स को एक्सट्रीम पे ले जाती है। इट्स जस्ट एन एक्सेलरेशन। और शायद सबसे वाइल्ड एग्जाम्पल, ईस्ट जर्मनी की सिमुलैक्रा फैक्ट्रीज। ये असली फैक्ट्रीज थीं, लोग रोज काम पे जाते थे, बट दे प्रोड्यूस्ड नथिंग, जीरो। काम का ये सिमुलेशन इतना रियल था कि उसने असली प्रोडक्शन के आइडिया को ही अनरियल बना दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि बोड्रिलार्ड कहते हैं कि ये जो कोलैप्स ऑफ मीनिंग है, ये सिर्फ हमारी स्टोरीज या फिक्शंस में नहीं हो रहा। एक और पैरेलल स्टोरी चल रही है, बिल्कुल इसी लॉजिक पर, हमारी आंखों के ठीक सामने। और वो दूसरी कहानी है अ स्टोरी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हमारा रिश्ता जानवरों के साथ। बॉड्रिलार्ड का आर्गुमेंट ये है कि जैसे हमने रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन मिटाई है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने जानवर की जो सिंबॉलिक वर्ल्ड था उसको भी बेसिकली इरेज कर दिया है। इस टाइमलाइन को देखो, ये पूरी कहानी बताता है। बहुत पहले एनिमल्स डिवाइन बीइंग्स थे, हमारे साथ एक सीक्रेट सिंबॉलिक साइकिल का पार्ट। फिर प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में वो हंटिंग और डोमेस्टिकेशन के थ्रू हमारे सिंबॉलिक पार्टनर्स बने। लेकिन फिर आया ह्यूमनिस्ट एरा, जहां हमने रीजन का झंडा उठाया और उन्हें खुद से अलग कर दिया, एक इनह्यूमन ऑब्जेक्ट बना दिया। और आज वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, बस एक चीज़ फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर कंजम्पशन। और यहाँ पे बॉड्रिलार्ड एक बहुत सिनिकल बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं। देखो, जब इंडस्ट्रियल ब्रीडिंग के कारण जानवरों में एंग्जाइटी, हिस्टेरिया, इवन कैनिबलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अचानक से ज़ूसाइकाइट्री और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे फैंसी टर्म्स यूज़ करने लगते हैं। बट इसके पीछे मोटिव क्या है? मोरालिटी नहीं, प्रॉफिट। बॉड्रिलार्ड कहते हैं कि हमने जानवर की साइकिक लाइफ को तभी डिस्कवर किया जब उनका बिहेवियर हमारे प्रोडक्शन लाइन में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में गड़बड़ करने लगा। ओके, अब आते हैं इस आर्ग्यूमेंट के आखिर, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर। सवाल ये है कि आखिर इंसानों और जानवरों के बीच वो आखिर फंडामेंटल डिफरेंस है क्या? बॉड्रिलार्ड के लिए जवाब उनकी साइलेंस में है, द पावर ऑफ देयर साइलेंस। ये कंपैरिजन देखो, ये इस फर्क को एकदम क्लियर कर देता है। एक तरफ है एनिमल का वर्ल्ड, उनके पास है टेरिटरी, एक कंप्लीट साइक्लिकल वर्ल्ड। और हमारे पास है द अनकॉन्शियस, जो एसेंशियली लॉस और रिप्रेशन से बना है। वो मेटामॉर्फोसिस के साइकिल में है, और हम एक खोई हुई दुनिया का मॉर्निंग कर रहे हैं, मातम मना रहे हैं। और आखिर में सबसे बड़ा फर्क उनकी साइलेंस के अगेंस्ट है हमारा कंपल्शन टू कन्फेस, हमारी मजबूरी हर चीज को वर्ड्स में डालने की, एनालाइज करने की। तो बॉड्रिलार्ड के लिए आखिर हमारा अनकॉन्शियस है क्या? सिंपली पुट, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्निंग। ये उस टेरिटरी को खोने का मातम है, वो सिंबॉलिक साइक्लिकल कनेक्शन टू द वर्ल्ड जो एनिमल्स के पास अब भी है और जिसे हमने एज ह्यूमंस हमेशा के लिए खो दिया है। बेसिकली हमारी पूरी साइकोलॉजी इस एक लॉस का ही सिम्टम है। ऑलराइट, अब वक्त आ गया है इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ने का। द एंड ऑफ साइंस फिक्शन एंड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द एनिमल्स वर्ल्ड। ये दोनों एक ही कहानी का हिस्सा कैसे हैं? और यही है बॉड्रिलार्ड का फाइनल पावरफुल कनेक्शन। देखो, साइंस फिक्शन का एक्सपेंसिव यूनिवर्स खत्म हो रहा है, जहां हम हमेशा एक आउटसाइड, एक अदर की कल्पना कर सकते थे। और साथ ही एनिमल का सिंबॉलिक वर्ल्ड भी खत्म हो रहा है, जहां वो एक ट्रू अदर की तरह एग्जिस्ट करते थे। ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, जिसे बॉड्रिलार्ड कहते हैं इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन की तरह बाहर फैलने की जगह अब हमारी कल्चर अपने ही अंदर सिकुड़ रही है, कोलैप्स कर रही है। सो बॉड्रिलार्ड हमें इस बहुत ही अनसेटलिंग थॉट के साथ छोड़ जाते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि क्या हम सच में एक्सप्लोजन और आज़ादी के सपने देखते हैं, या फिर सीक्रेटली वी ड्रीम ऑफ इम्प्लोजन। हम मेटामॉर्फोसिस चाहते हैं, एनर्जी नहीं। हम लिबर्टी नहीं, बल्कि वो टेरिटोरियल साइकिल चाहते हैं।
शायद हम उसी खोई हुई शांत टेरिटरी को वापस पाना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। हम जीन बॉड्रियार की सिम्युलाक्रा एंड सिमुलेशन पर अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है पार्ट 8 और आज हम उनके कुछ सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करने वाले हैं। सो बकल अप, लेट्स डाइव राइट इन। चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई ऑपोजिट नहीं होता? What has no opposite? सोचिए इसके बारे में एक सेकंड के लिए। इसका जवाब है द रिमाइंडर, यानी वो जो बच जाता है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बॉड्रियार्ड की थिंकिंग में ये एक अनबिलीवेबली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के एक्सप्लेनर का कोर आइडिया भी यही है। तो इसको ठीक से समझने के लिए आज हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे। हम इस अजीब से कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हमारी हाइपर रियल सोसाइटी के फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहले आइए द रिमाइंडर के इस अजीब लॉजिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज आखिर हो ही कैसे सकती है जिसका कोई ऑपोजिट ना हो? देखो, हमारी दुनिया ज्यादातर बाइनरीज यानी ऑपोजिट्स पर चलती है, राइट? लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, नॉर्मल का ऑपोजिट क्रेजी, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन द रिमाइंडर का ऑपोजिट क्या है? द होल। पर क्या ये एक प्रॉपर ऑपोजिशन है? नहीं, ये एक अजीब वन साइडेड सा रिलेशन है जो हमारे सोचने के नॉर्मल तरीके को ही तोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर सिर्फ बचा खुचा कचरा नहीं है। ये एक ऐसी डायनामिक चीज है जो कभी भी पलट सकती है, फ्लिप हो सकती है, और आपको कभी शॉर्ट पता नहीं चलता कि कौन किसका बचा हुआ हिस्सा है। ऐसे सोचो, आप आईने में देख रहे हो और अचानक आपको डाउट होने लगे कि असली कौन है, आप या आपकी इमेज? बस वही वाली डीप अनसर्टेनिटी की बात हो रही है यहाँ। और जब पूरे और उसके बचे हुए हिस्से के बीच की लाइन इतनी ब्लरी हो जाती है, तब मीनिंग खुद ही अनस्टेबल हो जाता है। हर चीज का मतलब डगमगाने लगता है। चलिए अब इस एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया को थोड़ा कॉन्क्रीट बनाते हैं और इसे सोसाइटी यानी हमारे समाज पर अप्लाई करके देखते हैं। तो बॉड्रियार्ड एक 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। पहले स्टेप में सिस्टम उन ग्रुप्स को अलग करता है जो पूरी तरह सोशल नहीं हैं, जैसे क्रिमिनल्स, आउटकास्ट्स एटसेट्रा, और उन्हें सोशल केसेस का टैग दे देता है। फिर दूसरे स्टेप में सिस्टम इन्हीं ग्रुप्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उन पर काम करता है और इससे खुद को एनर्जी देता है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है तीसरे स्टेप में। जब सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जब कोई भी सिस्टम से बाहर नहीं बचता, तब पूरा का पूरा सोशल सिस्टम ही रिमाइंडर बन जाता है, एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट। तो जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है, रियलिटी पूरी तरह से पलट जाती है। जो चीज पहले द होल थी, अब वो खुद ही अपना लेफ्टओवर, अपना बचा हुआ हिस्सा बन चुकी है। इस थियोरी को और अच्छे से समझने के लिए बॉड्रियार्ड के टेक्स्ट से ही एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल लेते हैं, आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी। बॉड्रियार्ड का डायग्नोसिस यहाँ बिल्कुल साफ और टू बी ऑनेस्ट काफी ब्रूटल है। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बर्बाद हो चुकी है। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अंदर से मर चुकी है, लेकिन उसे एक सिमुलेशन के जरिए जिंदा दिखाया जा रहा है। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पर है बेसिकली। और यहीं पर सबसे अजीब पैराडॉक्स सामने आता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोटेस्ट्स या स्ट्राइक्स होते हैं, वो असल में सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, बल्कि इसके बिल्कुल उलट, वो इस सिमुलेशन को और जिंदा रखते हैं। प्रोटेस्ट करके स्टूडेंट्स ये दिखाते हैं कि अभी भी कुछ असली है जिसके लिए लड़ा जा सकता है, जबकि सच ये है कि वो एक ऐसी लाश में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सिस्टम पहले ही पीछे छोड़ चुका है। और इससे हम इस मुर्दा इंस्टीट्यूशन में वैल्यू के सर्कुलेशन की तरफ आते हैं, जिसे बॉड्रियार्ड ने एक बड़ा ही कूल नाम दिया है, वैल्यूज लास्ट टैंगो। सोचिए इस बारे में, यूनिवर्सिटीज डिप्लोमास दे रही हैं जिनके पीछे रियल नॉलेज या वर्क की कोई गारंटी नहीं है। यही है फ्लोटिंग वैल्यू। वैल्यू अपने असली कंटेंट से अलग हो चुकी है और अब बस एक खाली साइन, एक खाली फॉर्म की तरह मार्केट में घूम रही है, बिल्कुल उस करेंसी की तरह जिसके पीछे कोई गोल्ड रिजर्व न हो, लेकिन लोग फिर भी उसे चला रहे हैं। और जब तक ये साइंस, ये डिप्लोमास सर्कुलेट होते रहेंगे ना, वैल्यू का एक भूत, एक इल्यूजन बना रहेगा। भले ही उसका असली रेफरेंस पॉइंट, असली नॉलेज कब का गायब हो चुका हो, जब तक चीजें चलती रहती हैं, सिमुलेशन जिंदा रहता है। तो इन सभी आइडियाज को जब हम एक साथ जोड़ते हैं, तो बॉड्रियार्ड हमारे टाइम का, हमारे युग का एक फाइनल डायग्नोसिस पेश करते हैं, एक बिल्कुल नई तरह का नाइलिज्म। बॉड्रियार्ड कहते हैं कि देखो, जो पुराना हिस्टोरिकल नाइलिज्म था वो काफी डार्क, ड्रामेटिक और डिस्ट्रक्टिव था। वो डेथ ऑफ गॉड की सोच से निकला था। लेकिन आज का नाइलिज्म वो ट्रांसपेरेंट है, इंडिफरेंट है, बिल्कुल न्यूट्रल।
ये कोई एक्टिव फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सिस्टम का ही एक साइड इफेक्ट है जो हाइपर रियलिटी से पैदा हुआ है। यहाँ हम एक क्लियर प्रोग्रेशन देख सकते हैं। पहले हमने दिखावे को, अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद हमने मीनिंग यानी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया, और अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ सिम्युलेशन है। और इस स्टेज पर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है फैसिनेशन। ये एक पैसिव, ऑलमोस्ट अ मेलनकॉलिक ऑब्सेशन है, चीज़ों को बस गायब होते हुए देखने का। हम हर चीज़ के गायब होने से फैसिनेट होते हैं, यहाँ तक कि अपने खुद के गायब होने से भी। लेकिन यहाँ एक आखिरी और सच कहूँ तो काफ़ी चिलिंग पॉइंट है। अगर आप एक एक्टिव रैडिकल नाइलिस्ट बनने की कोशिश करते भी हैं, तो सिस्टम आपको अपने खुद के और ज़्यादा पावरफुल नाइलिज्म से काउंटर करता है, जिसे वो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हाइपर रियल सिस्टम की जो अल्टीमेट पावर है वो ये है कि वो हर विरोध, हर ऑपोजिशन को अपने अंदर निगल लेता है और उसे मीनिंगलेस बना देता है। वो हर चीज़ को इनडिफरेंस यानी बेपरवाही के एक समुंदर में खोल देता है। और इसके साथ बॉड्रिलार्ड हमारे सामने एक ऐसी दुनिया की तस्वीर छोड़ जाते हैं जहां हर चीज़, हर अर्थ बस एक बहते हुए ट्रांसपेरेंट सिमुलेशन का हिस्सा बनकर रह गया है।